नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। सोशल मीडिया पर चर्चा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट होने की खबर चल रही है। शी जिनपिंग हैशटैग पर हजारों की संख्या में ट्वीट किए जा रहे हैं। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया है। बड़ी बात यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इस खबर का खंडन किया है। पूर्व सांसद स्वामी ने लिखा है कि चीन को लेकर एक नई अफवाह है जिसकी जांच की जानी चाहिए। क्या शी जिनपिंग नजरबंद हैं? माना जा रहा है कि जब जिनपिंग हाल ही में समरकंद गए थे तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सेना की अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया था। उसके बाद अफवाह है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। चीन के भी कई यूजर्स देश में तख्ता पलट की आशंका जताते हुए पोस्ट कर रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। ये भी कहा जा रहा है कि अब शी जिनपिंग की जगह ली कियाओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। चीन पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पूर्व वाइस मिनिस्टर सन लिजुन को मौत की सजा सुनाई गई है। लिजुन पर अपने पद का गलत फायदा उठाने का आरोप था। अपने 20 साल के कार्यकाल के दौरान सन ने 646 मिलियन यूनान यानी 700 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और भ्रष्टाचार फैलाया था। सिन्हुआ न्यूज की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन को अनुशासन और कानूनों के गंभीर उल्लंघन करने की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था। सिर्फ सन का मामला ऐसा पहला मामला नहीं है जो सामने आया हो, बल्कि इससे पहले 21 सितंबर को भी ऐसा ही एक केस हुआ है जिसमें 3 पुलिस चीफ गोंग डाओन, डेंग जुलियन और लियू जिनयुन को भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल की कैद और उसके बाद मौत की सजा सुनाई गई है। चीन के पूर्व न्याय मंत्री और चीन के सबसे शक्तिशाली पुलिस प्रमुखों में से एक फू जोंगहुआ को 22 सितंबर को चीन के पीपुल्स कोर्ट ऑफ चांगचुन ने 17.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 138 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए मौत की सजा सुनाई है। इन सभी प्रमुखों पर जिनपिंग विरोधी होने का आरोप है। सभी पर जिनपिंग के खिलाफ चलने वाले राजनीतिक गुट का हिस्सा होने का आरोप भी लगाया गया है। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई ने आज बड़े पैमाने पर पूरे देश में कार्रवाई की है। सीबीआई ने आज 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की इस कार्रवाई को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार कई ऐसे गैंग की जानकारी जुटाई गई है जो चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी का धंधा करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गैंग बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल कर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये गैंग समूह बनाकर और व्यक्तिगत तौर पर भी इस अनैतिक धंधे को अंजाम देते रहे हैं। बताया जाता है कि इस मामले की जानकारी सीबीआई को इंटरपोल के जरिए सिंगापुर से मिली थी। इसके आधार पर ही आज सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीबीआई ने यह छापेमारी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पटना समेत 20 राज्यों में की है। इससे पूर्व पिछले साल भी सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई की थी जिसका नाम ऑपरेशन कार्बन रखा गया था। आपको बता दें कि देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये कोई पहला मामला नहीं है। देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक चिंता का विषय रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड होती चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। व्हाट्सएप, जूम, स्काइप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया को अब देश में जल्दी ही लाइसेंस लेना होगा। केंद्रीय दूरसंचार व आईटी एवं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
टेलीफोन की दुनिया के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम देश में जल्द ही नया दूरसंचार विधेयक लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे धोखाधड़ी वाले कॉल यानी फ्रॉड कॉल और मैसेज पर लगाम लगेगी। उन्होंने पत्रकारों से नए कानून के ड्राफ्ट बिल की विस्तृत जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दूरसंचार विधेयक के माध्यम से ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्मों के लिए लाइट टच नियम लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नए नियम के अनुसार किए जाने वाले सुधार से ग्राहकों को स्पैम कॉल और संदेशों से राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह नया बिल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के रूप में काम करेगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दूरसंचार विधेयक का मसौदा अभी सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के अधीन है और परामर्श के आधार पर एक अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप दूरसंचार विधेयक के दायरे में आएंगे। मसौदा विधेयक में OTT संचार सेवाओं के साथ साथ दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा भी शामिल है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार व्हाट्सएप, जूम, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल डुओ जैसे ऐप जो कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें जल्द ही भारत में काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता लेनी पड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद साइबर धोखाधड़ी में कमी आने की उम्मीद है। व्हाट्सएप और जूम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पर कॉल के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यह किसी भी प्रकार की कॉल हो, अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है तो मुझे यह जानने का अधिकार है कि कौन कॉल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को स्पैम कॉल और धोखाधड़ी वाले संदेशों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को अधिनियम बनने में कम से कम 6 से 10 माह लगेंगे। परामर्श प्रक्रिया के बाद हम अंतिम मसौदा तैयार करेंगे। इसे संसद में विचार और पारित होने के लिए रखा जाएगा। इस कानून के बनने के बाद साइबर धोखाधड़ी में कमी की उम्मीद है, ऐसा कहना था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का। भारतीय विदेश मंत्रालय ने IT सेक्टर के स्किल्ड भारतीय युवाओं को चेताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने IT सेक्टर के स्किल्ड भारतीय युवाओं के लिए विदेशों में चलाए जा रहे फर्जी नौकरी रैकेट से बचने की चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में भारतीय युवाओं को लुभावनी ऑफर देने के कई मामले सामने आए हैं। इस प्रकार के फर्जी ऑफर थाईलैंड के IT फर्म की ओर से दिए जा रहे हैं। ये फर्म कॉल सेंटर स्कैम और क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में शामिल होते हैं। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को बैंकॉक और बर्मा स्थित भारतीय दूतावासों के द्वारा दी गई है। इन फर्जी कंपनियों के निशाने पर ज्यादातर भारत की IT स्किल्ड युवा हैं। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में यह भी कहा है कि ऐसे फर्जी फर्म उन भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो थाईलैंड में मोटी तनख्वाह वाली डाटा एंट्री से संबंधित नौकरी करने के इच्छुक होते हैं। ये फर्म सोशल मीडिया पर अपना विज्ञापन देकर दुबई और भारत स्थित अपने एजेंट के माध्यम से भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। इन कंपनियों के प्रलोभन में आकर भारतीय युवा गैर कानूनी तरीके से बर्मा के बॉर्डर के रास्ते जाने की कोशिश करते हैं, जहां पकड़े जाने पर उनसे बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करवाए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय युवाओं के लिए जारी एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के फर्जी जॉब ऑफर देने वाली कंपनियों के प्रति सतर्क रहना जरूरी है, जो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से गैर कानूनी धंधे को अंजाम दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से जारी एडवाइजरी में भारतीय युवाओं को यह कहते हुए आगाह किया गया है कि इन देशों की टूरिस्ट और विजिट वीजा के आधार पर यात्रा करने से पहले वहां की संबंधित कंपनियों के बारे में भारतीय दूतावासों से सारी जानकारी प्राप्त कर लें। उन कंपनियों की विश्वसनीयता के बारे में भी अच्छी तरह जांच परख जरूर कर लें। साथ ही ऐसी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाली एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की विश्वसनीयता की भी जांच कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च, यानी देश को जल्द ही अब 5G टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है।
देश में तेज इंटरनेट स्पीड के लिए 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर को की जाएगी। यह लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा लॉन्च करेंगे। इस खास समारोह का आयोजन नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में किया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 4 अक्टूबर तक चलेगा। एशिया में सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच होने का दावा करने वाली इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जाता है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकार ने कम समय सीमा में देश में 5G दूरसंचार सेवाओं की 80% कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में देश भर में लगभग 13 शहरों में 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 5G से उपयोगकर्ताओं को 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। साथ ही वैष्णव ने 5G के विकिरण प्रभाव संबंधित आशंकाओं को भी खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि 5G सेवा से पैदा होने वाली विकिरणों का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित स्तर से बहुत नीचे है। बारिश के कारण मोदी को आखिरी समय में अपना दौरा रद्द करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने डिजिटल संबोधन में दावा किया कि लोगों, खासकर युवाओं ने राज्य में भाजपा सरकार को वापस लाने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने युवा विजय संकल्प रैली नामक एक युवा रैली को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल के युवा जानते हैं कि अगर कोई स्पष्ट और ईमानदार इरादे से हिमाचल का विकास कर सकता है तो वह केवल भाजपा है। आपको बता दें कि आज भारी बारिश के कारण पीएम मोदी को आखिरी समय में अपना हिमाचल दौरा रद्द करना पड़ा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं को अवसर देने पर ध्यान केंद्रित किया है। भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। बारिश होने के बावजूद रैली में बड़ी संख्या में युवा एकत्र हुए। उनका आभार व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को आजादी का अमृतकाल में पूरा करेगी। 40 वर्ष से कम उम्र के मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से जो पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 45% हिस्सा है, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा युवाओं को अधिकतम अवसर देना है। राज्य के राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विजेताओं की प्रशंसा करते हुए मोदी ने कहा कि चाहे वह मुख्यमंत्री हों, सांसद हों या मंत्री, भाजपा देश की एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है। यह कहते हुए लोग अब एक स्थिर सरकार के महत्व को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में भी सरकारें हर 5 साल में बदल जाती थी, लेकिन लोगों ने दोनों राज्यों में हाल की विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा सरकार को ही चुना। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म लिया। केरल से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म ले लिया। यह साफ हो गया कि वे अध्यक्ष पद की चुनावी दौड़ में निश्चित रूप से शामिल होंगे। कांग्रेस के G23 नेताओं के ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य शशि थरूर ने सबसे पहले इस पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इस पद पर गांधी परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है। पिछले 25 वर्षों से अध्यक्ष पद या तो सोनिया गांधी या उनकी बेटी राहुल गांधी के पास रहा है। आपको बता दें कि आज से ही आधिकारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर मधुसूदन मिस्त्री से नामांकन पत्र मंगवाए हैं। शशि थरूर को 17 अक्टूबर को होने वाला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। उनके सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कड़ी चुनौती है। गहलोत गांधी परिवार के कट्टर वफादार हैं। वे शीर्ष पद पर राहुल गांधी को लाने की तरफदारी करने वालों के बीच
समर्थन जीतने की संभावना रखते हैं। मध्य प्रदेश से उनकी पार्टी के सहयोगी कमलनाथ और मनीष तिवारी, जिन्होंने 2020 में थरूर के साथ सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक बदलाव का आह्वान किया था, वे भी दौड़ में शामिल हैं। जाहिर है यह पिछले 2 दशकों में पहला चुनाव होगा जिसमें अध्यक्ष पद के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में कोई गांधी नहीं होगा। राहुल गांधी, जो वर्तमान में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, ने गहलोत सहित अपनी पार्टी के सदस्यों की अध्यक्ष के रूप में लौटने की अपील को फिर अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने 2019 के आम चुनाव की हार के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी के कार्यभार सौंपने के पहले भी 19 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष थी, तब से अंतरिम कांग्रेस प्रमुख बनी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर को भारी वर्षा से अभी नहीं मिलेगी निजात। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। सड़कों पर जल जमाव बड़े पैमाने पर है। इसके कारण सड़कों पर जल जमाव इस कदर है कि ट्रैफिक जाम अब यहाँ की नियति बन गई है। गुड़गांव में निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम हो गया है। भारी बारिश की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल को बंद कर दिया गया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते 12 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश से देश के अन्य कई राज्यों में भी लोग परेशान हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने राजस्थान, झारखंड और बिहार के भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। राजमार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों सहित 40 यात्री वहीं फंस गए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक कैसा रहेगा मौसम, आइए आपको हम बताते हैं। आज यानी 24 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मौसम विभाग ने 24 से 26 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं 24 से 25 सितंबर के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है। 24-25 सितंबर के बीच उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में कहीं मध्यम, कहीं छिटपुट और कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार में गरज बिजली गिरने की संभावना है। 24 और 25 सितंबर को ओडिशा में भारी वर्षा की भी संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 25 सितंबर को बारिश होगी और अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर पुलिस प्रमुख अशोक कुमार ने बताया कि 19 साल की इस रिसेप्शनिस्ट पर रिजॉर्ट के मालिक द्वारा मेहमानों को विशेष सेवाएं प्रदान करने का दबाव डाला जा रहा था। डीजीपी ने कहा कि लड़की की अपने एक दोस्त के साथ हुई बातचीत से यह खुलासा हुआ है। पीड़िता ने अपनी दोस्त से कहा था कि जिस रिजॉर्ट में वह काम करती है उसके मालिक और मैनेजर उस पर रिजॉर्ट में आए मेहमानों के साथ यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता गंगा भोगपुर क्षेत्र में वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और 19 सितंबर से लापता थी। शुक्रवार सुबह उसका शव ऋषिकेश की चिल्ला नहर से बरामद किया गया। समाचार एजेंसी के मुताबिक एम्स ऋषिकेश में अंकिता का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके पूरा होने के बाद उसके परिजन शव लेकर चले गए। पुलिस ने अंकिता भंडारी की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और
असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित हरिद्वार के भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य पूर्व में दर्जाधारी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इस घटना में उनके बेटे का नाम आने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पहले तो आरोपी टाल मटोल करते रहे और पुलिस को भ्रमित भी किया, लेकिन सख्ती से पूछने पर उन्होंने अंकिता की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंकने की बात स्वीकार कर ली। G4 देशों के मंत्रियों ने की नई रणनीति की घोषणा। G4 देशों के मंत्रियों ने एक नई रणनीति की घोषणा की है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया को तेज कर सकती है। मंत्री समूह नई वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वोच्च निकाय को स्थानांतरित करने संबंधी मसौदा प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को G4 के नाम से जाना जाता है कि मंत्रियों ने गुरुवार को अपनी बैठक के बाद एक प्रेस बयान में कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने राजनयिकों को महासभा यानी UNGA के अध्यक्ष सीसावा के साथ काम करने का निर्देश दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रांका, जर्मनी के एनालोना वेरबॉक और जापान के योशिमासा हयाशी, जिनके देश संयुक्त रूप से परिषद सुधारों की पैरवी करते हैं और वे एक विस्तारित परिषद में स्थायी सीटों के लिए प्रत्येक का समर्थन करते हैं, बैठक से इतर मिले हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताई है। इससे उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले समय में UNO में विस्तार की स्थिति बन सकती है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।